हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट करा था 1% कंपनी। आज इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हम 1% कंपनी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, अच्छा घंटा 1 घंटा लगाकर इसको समझा और इसका आधा ही पार्ट पढ़ा हमने। मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, जब भी आप क्लास देखते हैं, स्टार्टिंग से क्लास देखते हैं तो डिटेल में देखिए, जल्दीबाजी मत करिए। एक बार जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद जितनी जल्दीबाजी करेंगे उतना अच्छा रहता है। बट स्टार्टिंग में जब आपको नहीं पता है कुछ भी और आप पहली बार सीख रहे हैं तो फिर आप जल्दीबाजी ना करें तो बेटर रहता है, ठीक है। और मैं भी बहुत टाइम लगाता हूँ, एक चीज़ को बार बार बताता हूँ। तो एलिजिबिलिटी हमने कर दिया था, कंडीशन हमने पढ़ लिया था, बेनिफिट पढ़ लिया था हमने 1% कंपनी का। आज जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पढ़ना है नॉमिनी के बारे में। नॉमिनी क्या है? The provision to section 3 subsection 1 provide that the memorandum of OPC shall indicate the name of the other person as a nominee in form number INC 32 spice। बस यही बात मैं आपको पहले बताई थी कल वाली क्लास के अंदर, मतलब पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई यहां पर मैंने पॉइंट लिखवाया था ना आपको, इंट्रोडक्शन में लिखा था कि हावेवर द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी के मेमोरेंडम में एक ऐसे पर्सन का नाम इंडिकेट करना होगा मेंबर को जो ऑनर ऑफ द ओपीसी है। मान लो मिस्टर ए ओपीसी के ऑनर है तो उनको किसी दूसरे पर्सन का नाम अपने मेमोरेंडम में मेंशन करना होगा। इंडिकेट मतलब बताना होगा कि ये नॉमिनी बनेंगे, ये नॉमिनी है मेरे मरने के बाद, मेरी डेथ के बाद, या फिर मेरे इनकैपेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हो जाता है उसके बाद ये नॉमिनी कहलाएंगे। बट यहां पर दोस्तों प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म लिखा था, याद है? यहां लिखा था प्रिस्क्राइब फॉर्म, पढ़िए। हाउएवर द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन। मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी में दूसरे पर्सन का नाम होना चाहिए एज अ नॉमिनी विद द प्रायर कंसेंट ऑफ विद द प्रायर रिटर्न कंसेंट। जो मेंबर है, जो ऑनर है ओपीसी का, वो अपनी रिटर्न में कंसेंट देगा कि हाँ मेरी मर्जी से ये पर्सन मेरा नॉमिनी कहलाएगा। और प्रिस्क्राइब फॉर्म में भरना होगा दोस्तों, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में लिखा था एंड दैट प्रिस्क्राइब फॉर्म इज INC 32 स्पाइस। यही वो फॉर्म है। तो द प्रोविजन टू सेक्शन 31 प्रोवाइड दैट द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन एज अ नॉमिनी in the form number INC. The prior written consent of the other person shall obtain in the form INC form number INC 3। देखिए दो फॉर्म है यहाँ पर, एक है INC 32 स्पाइस और एक है INC 3। INC वर्ड यूज होता है इनकॉर्पोरेशन के लिए, तो जितने भी इनकॉर्पोरेशन वाले फॉर्म होते हैं उसको शुरुआत INC से होती है, ठीक है ना। जितने भी मेमोरेंडम वाले फॉर्म होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उनकी शुरुआत होती है MOA से। और जितने भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वाले फॉर्म होते हैं आर्टिकल से रिलेटेड, उनकी शुरुआत होती है AOA से। ऐसे बहुत सारे हैं, MGT वगैरह भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ेंगे। बट यहाँ पर दो फॉर्म की बात करी है, दोबारा देखिए। द प्रायर रिटर्न कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन, दूसरे पर्सन की रिटर्न कंसेंट लेने के लिए फॉर्म नंबर होगा INC 3, और अपनी कंसेंट देने के लिए कि ये मेरा नॉमिनी है उसके लिए फॉर्म होगा INC 32 स्पाइस। दो फॉर्म है सर। पहला फॉर्म INC 32 स्पाइस, ये फॉर्म किस लिए होता है? ये फॉर्म होता है जब वो ऑनर इस फॉर्म में लिखेगा कि मैं इस पर्सन को नॉमिनी बनाऊंगा, पर वो पर्सन भी तो एग्री हो कि हाँ मैं नॉमिनी बनना चाहता हूं, तो उस पर्सन से भी रिटर्न कंसेंट लेंगे, वो होगा INC 3। तो INC 3 वाला जो फॉर्म है वो नॉमिनी के लिए होता है, वो अपनी रिटर्न कंसेंट देगा और हम अपनी रिटर्न कंसेंट देकर क्या कहेंगे, ये मेरा नॉमिनी है। फॉर एग्जांपल मैं एक ओपीसी का मेंबर हूं, ठीक है ना, ऑनर हूं, मैं आपको नॉमिनी बनाना चाहता हूं, मैं आपको नॉमिनी बनाना चाहता हूं, तो इसलिए अब आपको अपनी रिटर्न कंसेंट देनी है कि हाँ मैं नॉमिनी बनना चाहता हूं, वो INC 3 फॉर्म पे दोगे। और मैं अपनी रिटर्न कंसेंट जो दूंगा वो INC 32 स्पाइस फॉर्म में दूंगा। तो जो ऑनर है वो नॉमिनी के लिए रिटर्न कंसेंट देगा INC 32 स्पाइस, और नॉमिनी कहेगा हाँ मैं नॉमिनी बनना चाहता हूं आपके, मैं एग्री हूं, अपनी रिटर्न कंसेंट देगा INC इनकॉर्पोरेशन फॉर्म 3। अभी जितने भी फॉर्म्स होते हैं दोस्तों वो कैसे डाउनलोड करते हैं, तो आप गूगल पे लिखिए mca.gov.in, पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा MCA सर्विस, इस पर क्लिक करिए।
इस पे ऊपर जाके ना थोड़ा सा हल्का सा होल्ड करके रखेंगे ना, माउस के कर्सर को यहाँ लगाएंगे ना हल्का सा, तो ऑटोमेटिकली ये सारा दिख जाएगा। यहाँ पे लिखा है कंपनी फॉर्म डाउनलोड्स, कंपनी फॉर्म डाउनलोड करके नीचे आईएनसी फॉर्म आपको दिख जाएंगे सारे के सारे। लिंक वाला आ गया, अरे यार एक मिनट देना। कंपनी फॉर्म्स डाउनलोड्स एंड नीचे आपको आईएनसी फॉर्म दिख जाएंगे। ये सारे फॉर्म्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, कुछ फॉर्म नहीं मिलेंगे, कुछ फॉर्म मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ कौन से फॉर्म्स, आईएनसी वाला कहाँ गया, इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स, ये रहा। अब ये आईएनसी 3 फॉर्म है, 32 भी होगा पर वो इसमें कहीं और मिलेगा। देखो 1% कंपनी नॉमिनी कंसेंट फॉर्म है ये। एक हमारा कंसेंट होता है कि हम उसको नॉमिनी बना चाहते हैं, वो है आईएनसी 32 स्पाइस वाले फॉर्म में, और एक नॉमिनी का कंसेंट होता है, नॉमिनी अपनी कंसेंट देगा कि हाँ मैं बनना चाहता हूं, वो आईएनसी 3 में है। तो यहाँ पर नॉमिनी कंसेंट फॉर्म है आईएनसी 3, क्लिक करा डाउनलोड, खत्म। ठीक है, तो अभी इसमें चलेगा नहीं, डाउनलोड में करके दिखा देता, क्योंकि ना इसमें वो नहीं है, एडोब रीडर नहीं है जिसमें चलता है, एडोब रीडर में ही चलता है बेसिकली, तो वो है नहीं इसमें। मैं आपको दिखा दूंगा कभी और डाल के इंस्टॉल करके, अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इंस्टॉल करने पर। ठीक है, बता दिया है, बाकी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में वगैरह देख के। The other person in the event of subscriber that or his incapacity of contact shall become the member of the company and the written consent of such person shall be filed to the registrar at the time of incorporation of the OPC along with the memorandum and article of the association। क्या कह रहा है, ये तो आप पढ़ा ही है, कह रहा है जैसी वो पर्सन की डेथ होगी या फिर वो पर्सन इनकैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जो नॉमिनी वाला पर्सन है वो कंपनी का क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। एंड द रिटन कंसेंट ऑफ सच, कि हाँ मैं कंपनी का मेंबर बन चुका हूं, वो फाइल करेगा आरओसी को एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी। नहीं, पर्सन शैल आल्सो बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑफिस अलोंग विद द मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नहीं वो नहीं, ये क्या है, ये वो है कि जब ओपीसी खोली जाएगी तो वहां पर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देना है जिसमें आपकी डिटेल्स ऑफ द कंपनी है, आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में, आर्टिकल जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है, पर भी थोड़ा थोड़ा है। इसके बाद आईएनसी 32 फॉर्म देना है और आईएनसी 3 फॉर्म भी सबमिट कराना है। ये 4 फॉर्म आपको जमा कराना होगा आरओसी को एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है जी, आईएनसी 32 हमारी कंसेंट, आईएनसी 3 नॉमिनी की कंसेंट। आ जाइए सर अगला। The other person may withdraw his consent by giving a notice in a written to such sole member and to the 1% company. The sole member shall nominate another person as a nominee within 15 days of the notice withdrawal। क्या कह रहा है, मान लीजिए मैंने आपको नॉमिनी बनाया और आप कह रहे हो कि भाई मैं नॉमिनी नहीं बनना चाहता, अब आपकी और मेरी जो लड़ाई हो गई, तो अब आप मेरी कंपनी के नॉमिनी नहीं बनना चाहते, तो ऐसे केस के अंदर आप अपनी नॉमिनी कंसेंट जो आपने दी थी आईएनसी 3 में वो विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये कह रहा है, दोबारा पढ़ो। द अदर पर्सन मे विड्रॉ हिज कंसेंट, जो अदर पर्सन है मतलब आप, मेरे हिसाब से तो अदर आप हो गए ना, और आपके हिसाब से अदर मैं हो गया। मान लो अगर आपकी कंपनी होती तो आप मेंबर होते और आपने मुझे नॉमिनी बनाया होता तो मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो अदर पर्सन विड्रॉ करेगा अपनी कंसेंट, एक नोटिस देगा, वो भी रिटर्न में, मैं आपका नॉमिनी हूं तो मैं रिटर्न में नोटिस देकर बोलूंगा मैं विड्रॉ कर रहा हूं, या तो मैं आपको नोटिस दे दूंगा सोल मेंबर को मतलब आप, या आपकी कंपनी को मतलब 1% कंपनी, दोनों में से किसी को भी दे सकता हूं। टू सच सोल मेंबर एंड टू अदर एंड टू दी 1%, दोनों में से नहीं, दोनों को देना पड़ेगा। एंड लिखा हुआ देखो, रिटर्न टू सच सोल मेंबर को भी देना है, एंड टू और लिखा होता या तो सोल को या तो 1%, यहां एंड लिखा, दोनों को दो। सोल मेंबर को ही बताओ कि मैं विड्रॉ कर रहा हूं अपनी कंसेंट, और 1% कंपनी को भी एक नोटिस दो कि मैं आपकी कंपनी का नॉमिनी था, अब विड्रॉ कर रहा हूं अपनी कंसेंट को। द सोल मेंबर मतलब आप, सेल नॉमिनेटेड अनदर पर्सन, आपको नॉमिनेट करना होगा अदर पर्सन एज अ नॉमिनी विद इन 15 दिन के अंदर ऑफ द नोटिस ऑफ द विड्रॉल। जैसे ही उसने विड्रॉ का नोटिस दिया उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको विड्रॉ नॉमिनी दूसरा अपॉइंट करना, मतलब नॉमिनेट करना होगा कि हाँ अब से मेरा नॉमिनी ये नहीं ये है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। मान लो मिस्टर ए मेंबर है, मान लो मिस्टर ए एक मेंबर है, इनका नॉमिनी अभी कौन है, मिस्टर बी। अब मिस्टर बी ने इनको एक नोटिस दिया 1 जनवरी को, 1 जनवरी को इनको नोटिस दिया कि मैं विड्रॉ कर रहा हूं अपनी कंसेंट, विड्रॉ कर रहा है अपनी कंसेंट। तो 1 जनवरी से लेकर अप टू 15 जनवरी तक, 1 जनवरी से 15 जनवरी के अंदर अंदर विद इन न्यू नॉमिनी अपॉइंट करना होगा, न्यू नॉमिनी अपॉइंट नहीं,
न्यू नॉमिनी नॉमिनेट करना होगा, अपॉइंट मतलब बुलाना, नॉमिनेट मतलब बताना कि हाँ ये मेरा नॉमिनी है, न्यू नॉमिनी बताना होगा। किसको? मिस्टर ए को बताना होगा कि आज से मेरा नॉमिनी सी है। अब समझ में आया कि जिस दिन आपको नोटिस मिला उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर आपको न्यू नॉमिनी बताना होगा। इसलिए तो कह रहा हूं ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इतने बड़ी बड़ी लाइन लिखिए पर आप इसको हिंदी में, हिंदी कह रहा हूं, आप हिंदी समझिए और उसके बाद अपनी लाइन में लिखकर, अपनी लैंग्वेज में लिखकर आ जाइए, पॉइंट समझिए आप। पॉइंट आपको क्लियर हो गया, अपनी लैंग्वेज में लिखकर आओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। He shall send an intimation of such nomination in writing to the company along with the written consent of the other person so nominated in a form number INC3. The company shall, within a 30 day of receipt of notice of withdrawal of the consent, file with the registrar a notice of such withdrawal of the consent and the intimation of the name other person nominated by the sole member in INC4 along with the fees prescribed and the written consent of such another person so nominated इन द फॉर्म नंबर INC। क्या बोला? मैं दिखाता हूं आपको हिंदी में, पूरा समझाता हूं आपको ध्यान से। इतनी बात आपको क्लियर होगी थी। जिस दिन आपको नोटिस मिला उस दिन आपने क्या करा? जिस दिन आपको नोटिस मिला उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर आपने नया नॉमिनी नॉमिनेट करा। अब इससे रिटर्न कंसेंट बनाओ INC3 फॉर्म में, INC3 फॉर्म में इससे रिटर्न कंसेंट फिल कराओ कि हाँ ये भी मेरा नॉमिनी बनना चाहता है। जब ये हो जाए तो जिस दिन आपको नोटिस मिला था उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर तो नया नॉमिनी नॉमिनेट करना है और उससे रिटर्न कंसेंट भरवाना है INC3 फॉर्म में। और उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है? 30 डे के अंदर अंदर मतलब 30 जनवरी तक आपको विद इन 30 डे, 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है? पहले ध्यान सुनना, एक नया फॉर्म बनना है INC4 और उसमें बताना है कि मैंने पुराना नॉमिनी ने अपनी रिटर्न कंसेंट विड्रॉ कर ली और नया नॉमिनी नॉमिनेट कर दिया गया है। एक फॉर्म भरो। इसके साथ आपको नया नॉमिनी का कंसेंट और पुराना नॉमिनी का नोटिस, विड्रॉल नोटिस, वो भी देना होगा ROC को। विड्रॉल नोटिस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? दोबारा समझो पूरी कहानी दोबारा समझो। पहले था कि मिस्टर ए मेंबर है, मिस्टर ए का नॉमिनी मिस्टर बी है। 1 जनवरी को नोटिस दे दिया मिस्टर बी ने कि मैं अब नॉमिनी नहीं बनना चाहता। तो 1 जनवरी से लेकर 15 दिन के अंदर, 15 जनवरी तक इस दिन आपको नया नॉमिनी बनाना होगा और नया नॉमिनी से रिटर्न कंसेंट फाइल करनी होगी, रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी। अब नया नॉमिनी मिस्टर ए ने कहा कि 15 दिन के अंदर कहा कि मिस्टर सी मेरा नया नॉमिनी है और उससे INC3 फॉर्म भरवा लिया। जिस दिन नोटिस का विड्रॉल आया उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर आपको ROC को ये 3 फॉर्म जमा कराने होंगे। पहला INC4, उसमें बताना होगा कि मेरा पुराना नॉमिनी हट गया है, उसने विड्रॉ कर लिया अपनी कंसेंट और नया नॉमिनी ने आ गया है। नया नॉमिनी का रिटर्न कंसेंट और पुराना नॉमिनी का विड्रॉल नोटिस। इसमें बता रहे हो आप, क्या बता रहे हो? कि मेरा पुराना नॉमिनी हट गया है, नया नॉमिनी आ गया है। ये लो नया नॉमिनी का रिटर्न कंसेंट और ये लो पुराना नॉमिनी जो हट गया उसका विड्रॉल कंसेंट, साथ में लगाकर ROC को देना होगा ये 3 फॉर्म। हो गया क्लियर? और यही पूरी कहानी इंग्लिश में लिखी है वहां पर, आप भी लिख देना कि जिस दिन नोटिस पीरियड मिला उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर हमें नया नॉमिनी नॉमिनेट करना है और उससे रिटर्न कंसेंट फाइल करवाना INC3 फॉर्म में, रिटर्न कंसेंट लेना INC3 फॉर्म। उसके बाद जिस दिन नोटिस पीरियड मिला उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर ROC को 3 फॉर्म जमा कराने हैं। एक INC4 जिसमें बताना है कि नया नॉमिनी गया और पुराना, नया नॉमिनी आया है, पुराना गया है, नया नॉमिनी जो आया है उसका ये रहा रिटर्न कंसेंट, वो भी जमा कराओ, और जो पुराना नॉमिनी गया उसका रिटर्न विड्रॉल कंसेंट ये लो। ये रहा सर, पूरी कहानी यहाँ पर लिख दी गई है। और INC फॉर्म 4 फॉर्म इनकॉर्पोरेशन 4 फॉर्म जो भरोगे प्रिस्क्राइब फीस होगी उसकी, और INC3 फॉर्म भी आपको जमा कराना पड़ेगा साथ के साथ। उसमें दिख रहा है ना यहाँ पर, कंसेंट ऑफ द नॉमिनी फॉर्म INC3 भी जमा कराना होगा, विड्रॉ कंसेंट जमा कराना होगा। और इंटीमेट INC4 जो फॉर्म है वो इंटीमेशन का है। हम ROC को ही बता रहे हैं कि भैया जो पुराना नॉमिनी है ना हमारा, उसने विड्रॉ कर लिया अपनी कंसेंट, वो नहीं है अब हमारा नॉमिनी, अब हमारा दूसरा नॉमिनी है। दैट इज कॉल्ड इंटीमेशन फॉर्म। INC फॉर्म 4 फॉर्म को क्या बोलेंगे? इंटीमेशन फॉर्म। आपको मैंने कितने फॉर्म बता दिए? 3 फॉर्म बता दिए। दोबारा पढ़ते हैं 3 फॉर्म क्या है। आज चैप्टर खत्म होगा, 1 घंटा लगे 1.5 घंटा लगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, बट याद होना चाहिए INC332 स्पाइस फॉर्म होता है जब हम अपना नॉमिनी नॉमिनेट करते हैं और अपनी कंसेंट देते हैं उसमें कि हाँ आज के बाद हमारा नॉमिनी ये है। उसके लिए मुझे भरना होगा INC32 स्पाइस।
जो दूसरा पर्सन जिसको नॉमिनी बनाया उसकी कंसेंट लेने के लिए बनना होगा INC 3 फॉर्म। जब जो नॉमिनी था अगर वो अपनी कंसेंट, नॉमिनी की कंसेंट विड्रॉ कर लेता है और हम नया नॉमिनी नॉमिनेट करते हैं तो हमें ROC को इंटीमेट करना होता है। कितने दिन के अंदर करना होता है? 30 दिन के अंदर अंदर, जब से नोटिस मिला था। और 30 दिन के अंदर इंटीमेट करना होगा कि नया नॉमिनी आया है और पुराना चले गया है। इसके लिए बनना होगा INC 4 फॉर्म। और INC 4 फॉर्म के साथ आपको 2 फॉर्म और देना होंगे, एक तो विड्रॉल कंसेंट पुरानी नॉमिनी की और नया नॉमिनी का रिटर्न कंसेंट INC 3 फॉर्म में। याद हो गया आपको? मुझे भी याद हो गया तो आपको भी याद हो गया। हालांकि भूल जाएंगे आगे जाके, मैं भी भूल जाता हूं और आप भी भूल जाओगे, बट आपको याद कैसे रखना है? घुमा कर या तो क्लास देख ली, रिकॉर्डेड है, जब मर्जी देखो, घुमा कर एक बार क्लास देख लो, या तो खुद ही रिवाइज कर लीजिए। अच्छा, कोशिश करो कि ये बना लो कहीं ना कहीं, ठीक है ना, ये बना लो। अब अगला लाइन तीसरा, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं कह रहा हूं ना इसमें इतने बड़े बड़े पॉइंट क्यों हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए, बाकी तो सब खत्म है, ऐसी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द सब्सक्राइबर और मेंबर ऑफ OPC may change the name of such other person nominated by him at any time for any reason, including in case of death or incapacity of the contract of the nominee. He may nominate another person after obtaining the prior consent of such another person in a form number INC 3. The company shall, on a receipt of such intimation, file with the registrar a notice of such change in a form number INC 4 along with the fees with the written consent of the new nominee in INC 3 within the 30 day of the receipt of the intimation of the change. अब क्या कह रहा है ये ध्यान से सुनिएगा, एक बार आपको दे रहा हूं पढ़ने के लिए, पढ़िए, उसके बाद ध्यान देगी। पढ़ा आपने, समझ में आया? आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब मेरी बात सुनो, इस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा था, जो नॉमिनी था वो अपनी रिटर्न कंसेंट खुद लेकर हम हट रहा था, वो खुद चाह रहा था कि मैं नहीं बनना चाहता, मतलब आपकी OPC का नॉमिनी मैं हूं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं अब नहीं आगे कंटिन्यू करना चाहता, एज अ नॉमिनी नहीं बनना चाहता। यहां पर मैं मना कर रहा हूं, अगले वाले जो पॉइंट है उसमें आप मना कर रहे हो। मिस्टर ए मान लेते हैं ये मेंबर ऑफ OPC है, ठीक है ना। अब इसका नॉमिनी कौन है? मिस्टर बी। नॉमिनी कौन है सर? मिस्टर बी है। अब मिस्टर बी क्या कह सकते हैं, मिस्टर बी इसको जब मर्जी चेंज कर सकते हैं। मिस्टर बी अपनी नॉमिनी को, मिस्टर ए जो OPC का मेंबर है वो अपने नॉमिनी को जब मर्जी चेंज कर सकते हैं। चेंज हिज हर नॉमिनी, चेंज हिज हर नॉमिनी एट एनी टाइम, किसी भी टाइम अपना नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं। एट एनी रीजन, कोई भी रीजन लगा कर चेंज कर सकते हैं कि भाई मेरे को नहीं रखना, कोई भी रीजन दो और चेंज कर लो। भाई मेरा OPC है, मेरी मर्जी, मैं मिस्टर ए हूं, मेरा OPC है, मेरी मर्जी, मैं किसको मेंबर नॉमिनी बनाऊंगा, मैं किसको नॉमिनी बनाता हूं। तो अगर मान लो ये नॉमिनी की डेथ हो जाए, कुछ भी हो सकता है, मान लो इसकी डेथ हो जाए तब चेंज कर रहा हूं, रीजन बता रहा हूं। मान लो ये इनकैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तब चेंज कर रहा हूं, या कोई अदर रीजन हो जाए जिसकी वजह से मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है सर, या तो कोई अदर रीजन हो जाए जिसकी वजह से मैं चेंज कर रहा हूं। तो मिस्टर ए क्या है? OPC का मेंबर है, इसने अपना इसका नॉमिनी था मिस्टर बी, ये किसी भी टाइम अपने नॉमिनी को चेंज कर सकता है। यहां पर इस वाले पॉइंट पर जो मेंबर है, ऑनर है, सब्सक्राइबर ऑफ द OPC है, मेन ऑनर, वो चेंज कर रहा अपना नॉमिनी, ठीक है। पिछले वाले एग्जांपल में नॉमिनी खुद मना कर रहा था, समझ में आया? ठीक। इसके बाद मिस्टर ए क्या करेगा, जैसे ही अपना नॉमिनी चेंज करने करेगा तो वो क्या करेगा, उसी वक्त क्या करेगा, न्यू नॉमिनी नॉमिनेट करेगा, न्यू नॉमिनी नॉमिनेट करेगा। और मान लीजिए मिस्टर सी को बना रहे हैं नया नॉमिनी अपना, तो मिस्टर सी से क्या करेगा, एक कंसेंट फॉर्म लेगा और मिस्टर सी इंटीमेट करेंगे कंपनी को। मिस्टर सी ने इंटीमेट करा कि हाँ, मिस्टर ए मतलब मिस्टर ए या OPC को इंटीमेट करेगा, क्या करेगा, इंटीमेशन देगा। इंटीमेशन मतलब बताना, इंटीमेशन देगा कि हाँ आई एम रेडी फॉर नॉमिनी, मैं रेडी हूं नॉमिनी के लिए, मैं तुम्हारी कंपनी का नॉमिनी या तुम्हारा नॉमिनी बन जाऊंगा, इंटीमेशन देगा। मान लो उसने इंटीमेशन दी 1 जनवरी को, तो जिस दिन कंपनी को इंटीमेशन मिली कि हाँ मिस्टर सी नॉमिनी बनने के लिए रेडी है, इसने नया नॉमिनी तो नॉमिनेट कर दिया, कंसेंट फॉर्म लेगा, अभी कंसेंट फॉर्म इसको देगा, और जिस दिन ये कंसेंट फॉर्म देगा मतलब इंटीमेशन दे दी, तो जिस दिन इंटीमेशन दी उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर
उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को भी इंटीमेट करना होगा हमें। आरओसी को भी तो बताना पड़ेगा कि हाँ हमने नॉमिनी चेंज करके दूसरा नॉमिनी ले लिया है, तो आरओसी को अंदर 30 दिन के अंदर इंटीमेशन देनी होगी। और आरओसी का इंटीमेशन फॉर्म होता है INC 4। तो आरओसी को इंटीमेशन देना होगा कि हाँ, और किस दिन से 30 दिन गिने जाएंगे, जिस दिन हमें इंटीमेशन मिलेगा कि नया नॉमिनी रेडी है। नया नॉमिनी जो है अगर उसने INC 3 फॉर्म भर दिया, अपनी रिटन कंसेंट दे दी और हमें जमा करा दी, तो जिस दिन उसने जमा कराई उस दिन इंटीमेशन वो मिल गया हमें। उस दिन हमें मिल गया कि हाँ ये अब रेडी हो गया, ये हमारा नॉमिनी बनने को रेडी है। उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर हमें आरओसी को ही बताना होगा कि हमने अपना पुराना नॉमिनी चेंज कर दिया है और नया नॉमिनी रख लिया है, ये लो नया नॉमिनी का कंसेंट। तो अब 2 फॉर्म भरने होंगे आरओसी को, एक INC 4, इस फॉर्म में इंटीमेशन देते हैं आरओसी को कि हमने पुराना नॉमिनी हटा दिया, नया नॉमिनी ये रहा, पुराना नॉमिनी हटाने का रीजन बता दिया और नया नॉमिनी ये रहा, नया नॉमिनी का कंसेंट भी लाओ। आरओसी कह रहा है नया नॉमिनी का कंसेंट दो, हमने कहा ये लो INC 3 फॉर्म जो उसने हमें दिया था वो हम नया आरओसी को जमा करा देंगे उसकी कॉपी। ठीक है सर, दिस इज द पॉइंट नंबर न्यू नेक्स्ट कौन सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 4 नहीं, पॉइंट नंबर 3 द मेंबर। अब पढ़ना जरा, द सब्सक्राइबर मेंबर। अब आपको जो मैंने समझाया वो पूरा समझ में आएगा। द सब्सक्राइबर और मेंबर, मेरे एग्जांपल में कौन है सब्सक्राइबर, इधर मैं लिख देता हूं मिस्टर ए है। ठीक है सर, मैं चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन। अदर पर्सन कौन था, मिस्टर बी, उसका नाम चेंज करना चाहते हैं। नॉमिनेटेड, खुद नॉमिनेट करा, एट एनी टाइम फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉमिनी। भाई नॉमिनी की डेथ हो जाए तब चेंज करना पड़ेगा, या नॉमिनी ही इनकैपेबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट के लिए तब चेंज करना होगा, या कोई भी अदर रीजन। ठीक है सर, चेंज कर सकता है। ही कौन, ही इधर कौन है, मिस्टर ए है ओनर। ही में नॉमिनेटेड अनदर पर्सन कौन है, मिस्टर सी। आफ्टर ऑब्टेनिंग अ प्रायर कंसेंट ऑफ सच अदर पर्सन इन अ फॉर्म नंबर, इधर अदर पर्सन कौन है, मिस्टर सी। उससे क्या लेंगे, प्रायर कंसेंट लेंगे कि हाँ भाई तुम रेडी हो मेरा नॉमिनी बनने के लिए, अगर हाँ रेडी है फॉर्म ले लेंगे। द कंपनी सेल ऑन रिसिप्ट ऑफ सच इंटीमेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीमेशन, इंटीमेशन मतलब ये फॉर्म जो उसने दिया हमें, उस दिन से फाइल करेंगे आरओसी को, नोटिस देंगे ऑफ सच इन अ फॉर्म नंबर INC 4, एक INC फॉर्म जमा कराएंगे फीस के साथ आरओसी को, और उसमें बताएंगे आरओसी को कि पुराना नॉमिनी चले गया है और नया नॉमिनी हमारा आ गया है, उसकी रिटर्न कंसेंट भी उसको लगाएंगे। कब, 30 डे ऑन द रिसिप्ट ऑफ सच इंटीमेशन ऑफ चेंज। जिस दिन आपने इंटीमेशन दिया चेंज का उस दिन से 30 दिन के अंदर आरओसी को जमा कराना पड़ेगा। समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर। ठीक है, एक एक लाइन समझा रहा हूं, एक एक लाइन की बात समझा रहा हूं। और ये ना लॉ है एज इट इज, आप एज इट इज, ये जो लॉ दिख रहा है ना, मेरा पर्पस सिर्फ आपको इंग्लिश की हिंदी बताना नहीं होता, एक एक लाइन समझाकर ये बताना होता है कि इन फ्यूचर जब आप लॉ पढ़े तो आपको समझ में आए लिखा क्या है। लॉ पढ़ने का तरीका आपको साथ के साथ सिखाता हूं मैं। ठीक है सर, सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट कराना बहुत बड़ी बात नहीं है, लॉ पढ़ना भी आना चाहिए। इसलिए पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, उसके बाद आपको साथ साथ पढ़ाता हूं एक एक लाइन की क्या लिखा था और क्या मेरे एग्जांपल से कोट कर दिया। देखो वेयर, पहले मैं आपको पढ़ता हूं और फिर इसको आप पढ़ना, इसके बाद देखना कि आपको समझ में आए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, फिर इस एग्जाम्पल से फिर हम दोबारा पढ़ेंगे। वेयर द शेयर होल्डर ऑफ द ओपीसी सीजेस, मतलब होता है स्टॉप, टू बी अ मेंबर इन द इवेंट ऑफ दैट ऑफ इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ नहीं आएगा और आएगा, इन द इवेंट ऑफ दैट और इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हिज नॉमिनी बिकम्स मेंबर ऑफ ओपीसी। इतनी लाइन तो समझ में आ गई। इसकी लाइन का मतलब क्या था, अगर ओपीसी का जो मेंबर है, ऑनर है, सब्सक्राइबर, मेंबर, ऑनर, वन ऑफ द सेम थिंग, क्योंकि यहां पर एक ही पर्सन है, जब एक से ज्यादा पर्सन होगा तब डिफरेंट थिंग हो जाएगा। अगर ओपीसी का जो मेंबर है ना, अगर वो डेथ की वजह से या इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर वो डेथ हो जाए उसकी, या फिर इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, मतलब स्टॉप हो जाएगी उसी वक्त। भाई एक मिस्टर ए ओपीसी के मेंबर है, मर गए, या फिर इनकैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गए, अनसाउंड माइंड हो गए, अब वो ओपीसी के मेंबर नहीं रहे, और जैसे ये दोनों होने की वजह से क्या होगा, जो नॉमिनी था वह बन जाएगा ओपीसी का मेंबर। यहीं तक लिखा था वो पॉइंट। सच न्यू मेंबर सेल नॉमिनेटेड, अब उस नॉमिनी, यहां पर खेल हो रहा है, पहले मिस्टर ए क्या थे, मेंबर थे, वो मर गए, उनकी वजह से मेंबरशिप खत्म हो गई।
अब मिस्टर ए ने नॉमिनी बनाया था मिस्टर बी को, अब मिस्टर बी क्या बन गए, मिस्टर बी क्या बन गए, अब मेंबर बन चुके हैं मिस्टर बी ओपीसी के मेंबर, क्योंकि मिस्टर ए तो मर गए, मिस्टर बी बन गए। अब मिस्टर बी को क्या करना होगा, एक नया नॉमिनी रखना होगा, राइट, वही बता रहा है। सच न्यू मेंबर, जो न्यू मेंबर है, अब देखो मैं यहां पर ले लेता हूं, शेयर होल्डर ऑफ द ओपीसी कौन है, मिस्टर ए, ठीक है मेरे एग्जांपल में, ठीक है दोस्त, मिस्टर ए मेरे एग्जांपल में शेयर होल्डर, उनकी डेथ हो जाए या वो अनसाउंड माइंड या कोई भी हो जाए, उनका जो नॉमिनी था, नॉमिनी कौन था, मिस्टर बी, मेरे एग्जांपल में मिस्टर बी नॉमिनी है, वो क्या बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे ओपीसी के। अब मिस्टर बी क्या है, मेंबर ऑफ ओपीसी है। अब वो न्यू मेंबर जो है वो मिस्टर बी है, टेल नॉमिनेटेड विद इन 15 डे ऑफ बिकमिंग अ मेंबर, जिस दिन वो मेंबर बने उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर, उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर उनको एक सेल नॉमिनेटेड विद इन, सच न्यू मेंबर सेल नॉमिनेटेड विद इन द 15 डे ऑफ बिकमिंग अ मेंबर, अ पर्सन हु सेल इन द इवेंट ऑफ दैट or his incapacity to contract become the member of such a company. The company shall file with the registrar an intimation of such cessation, cessation मतलब stop, वही nomination in the form INC4 along with the fees within 30 days of the change in membership with the prior written, अच्छा, written consent of the person so nominated in the INC3। समझ में आया, दोबारा एग्जांपल समझाते हैं। देखो मिस्टर ए मेंबर थे, ठीक है, किसके, ओपीसी के, इनकी डेथ हो गई। अब इसके जो नॉमिनी है मिस्टर बी, वो मेंबर बन गए, वो मेंबर बन गए। अब ये मेंबर बने, मान लेते हैं 1 जनवरी को, चलो मान लो 1 जनवरी को नहीं, 15 जनवरी को मेंबर बने। अब 15 जनवरी को ये मेंबर बन गए। अब 15 जनवरी से 15 दिन के अंदर अंदर, मतलब 31 जनवरी तक, 30 से 31 जनवरी तक 15 डेज के अंदर अंदर इनको न्यू नॉमिनी अपॉइंट करना होगा, न्यू नॉमिनी नॉमिनेट करना होगा, उनको न्यू नॉमिनी नॉमिनेट, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट का नाम ही क्या है, नॉमिनी, तो न्यू नॉमिनी नॉमिनेट करना होगा और उससे INC3 फॉर्म से INC3 फॉर्म में कंसल्ट लेनी होगी, क्योंकि जो नॉमिनी नॉमिनेट होगा उससे कंसल्ट लेने का फॉर्म होता है INC3। और इस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन वो मेंबर बना उस दिन से, मेंबर किस दिन बना, वो मेंबर बिकम हुआ 15 जनवरी को, 15 जनवरी से 31 दिन, 15 दिन के अंदर अंदर तो नया नॉमिनी अपॉइंट कर लो या नॉमिनेट कर लो। उसके बाद उस दिन से 30 दिन के अंदर, मतलब 15 फैब तक या 14 फैब तक आप क्या कर लेना, ROC को इंटीमेट कर देना, और ये बताना ROC को इंटीमेट करने का फॉर्म होता है INC4। ROC को इंटीमेट करने का फॉर्म क्या होता है, INC4, याद करवा दिया अब तो सारा। ROC को इंटीमेट करना और ये बताना कि मैं एक नया नॉमिनी, मैं नॉमिनी था इस ओपीसी का, मैं मेंबर बन चुका हूं और मैंने नया नॉमिनी अपॉइंट करा है, मैं न्यू मेंबर हूं, मैंने नया नॉमिनी अपॉइंट किया है, ये लो नया नॉमिनी की अपॉइंटमेंट जो अपॉइंट करा, नॉमिनेट करा है, उसकी कंसेंट फॉर्म जो INC3 में भरवाया है, ये मतलब है पूरी लाइन का। तो मतलब जिस दिन वो मेंबर बनेगा उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर नया नॉमिनी ढूंढेगा, अपॉइंट करेगा, नॉमिनेट करेगा, और जब वो नया नॉमिनी नॉमिनेट कर लेगा तो जिस दिन मेंबर बना था उस दिन से 30 दिन, इस दिन से नहीं, जिस दिन मेंबर बना था उसी दिन से 15 दिन गिने जाएंगे, उसी दिन से 30 दिन गिने जाएगा। तो ROC को इंटीमेशन फॉर्म देगा INC4 में और बताएगा मैं न्यू मेंबर, मैंने नॉमिनी नॉमिनेट करा है, ये लो उसका कंसेंट फॉर्म, दिस इज द फाइनल। अब पढ़ लो, सच न्यू मेंबर शैल नॉमिनेट विद इन 15 डे ऑफ द बिकमिंग, जिस दिन मेंबर बना उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर वो एक पर्सन को नॉमिनेट करेगा। कि जब, क्यों करेगा नॉमिनेट, क्योंकि जब मिस्टर बी की भी डेथ हो जाए या इनकैपेसिटी तो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो नया मेंबर बने कंपनी का, इसलिए नॉमिनेशन करना पड़ता है हमें, ठीक है। द कंपनी शैल फाइल विद द ROC रजिस्ट्रार एन इंटीमेशन ऑफ सच सेशन, सेशन मतलब मेंबरशिप खत्म हुई, नया मेंबर बना, फिर नॉमिनेशन हुआ, फिर INC4 में उनको इंटीमेशन करो फीस के साथ 30 दिन के अंदर अंदर ऑफ द चेंज ऑफ द मेंबरशिप, जिस दिन मेंबरशिप में चेंज आया उस दिन से 30 दिन गिने जाएंगे, ठीक है ना। जिस दिन नॉमिनी अपॉइंट हुआ उस दिन से नहीं, जिस दिन मेंबरशिप में चेंज आया उस दिन से, विद द प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ द पर्सन एज ए नॉमिनेटेड फॉर्म INC3, जिस पर्सन को नया नॉमिनी बनाया है उसका INC फॉर्म भी जमा कराना साथ के साथ। लास्ट पॉइंट, नॉमिनी बिकम द मेंबर ऑफ सच OPC
nominee become the member of such OPC, such new member shall nominated within the 15 day of becoming a member a person who shall the event of death in capacity of the counter become a member of the such company। ये तो सेम कॉपी हो गया। नॉमिनी बिकम द मेंबर ऑफ सच ओबीसी सच न्यू मेंबर, वही तो लिखा है, जब नॉमिनी ओबीसी का मेंबर बन जाए, ओबीसी का मेंबर बन जाए तो वो नया मेंबर नॉमिनेट करेगा 15 दिन के अंदर अंदर एक नए नॉमिनी को। जब नया नॉमिनी इसलिए करते हैं क्योंकि डेथ हो जाए या इनकेपेबल हो जाए कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर मेंबर, तो वो नॉमिनी का मेंबर बन पाए। तो कंपनी को फाइल करना होगा आरओसी का इंटीमेशन का नॉमिनेशन फॉर्म, ये वही है, सेम पॉइंट है। 4 पॉइंट याद है दोस्तों, रिपीट में देखो, पर ये 4 पॉइंट ध्यान से सुनिएगा इन, बस जैसी पेपर में आए ये 4 पॉइंट आपको लिख कर आने हैं। पहला पॉइंट लिख कर आना है कि नॉमिनी के रिटर्न कंसर्न का फॉर्म, नॉमिनी कब क्यों चुनते हैं, कि जैसे एक पर्सन मेंबर है वो अपना नॉमिनी सेलेक्ट करेगा, IN32 फॉर्म भरेगा, कंसर्न देगा, नॉमिनी कंसर्न देगा IN3 पे और आरओसी का जम बताएगा, ठीक है। फिर दूसरे वाले में हमने क्या पढ़ा कि अगर नॉमिनी अपना विड्रॉ कर ले कंसर्न फॉर्म, नॉमिनी अपना विड्रॉ कर ले कंसर्न फॉर्म, नॉमिनी खुद विड्रॉ कर ले कंसर्न फॉर्म, तो वो भी हमें बताना होता है, नया नॉमिनी ढूंढना होता है। तीसरे वाले में मैंने क्या करा, मेंबर अपना नॉमिनी चेंज कर सकता है जब मर्जी। दूसरे वाले में नॉमिनी खुद जा रहा था, इधर वाले मेंबर हटा रहा है नॉमिनी को, दूसरा लेकर आ रहा है। और लास्ट वाले में क्या बोला कि अगर जो मेंबर है उसकी डेथ हो जाए तो जो नॉमिनी था वो मेंबर बन जाएगा, अब नया मेंबर ही। पेनल्टी क्या कहती है, कहता है रूल 7A provides that if an OPC or any officer of such a company contravenes any of the provision of this rule, the OPC or any other officer of such company shall be punishable with the fine may be extended to 5,000 rupees and with the further fine which may be extended to 500 for every day after the first offense during which such contraventions continue। समझिए क्या है इसका मतलब। मान लो दोस्तों 1 जनवरी को मैंने कोई रूल तोड़ा। देखिए 1 जनवरी को या तो मेरी कंपनी ने या ऑफिसर ने, मतलब मैंने, ठीक है ना। मान लो मैं अपनी ओपीसी का मेंबर हूं, या तो मैंने अब किसी प्रोविजन को नहीं माना लॉ के, या फिर मेरी कंपनी ने नहीं माना किसी प्रोविजन लॉ का। तो ऐसे केस के अंदर अगर कोई रूल आप तोड़ते हो, या तो ओपीसी तोड़ दे या ऑफिसर तोड़ दे, उस ओपीसी का मेंबर या कोई ऑफिसर, तो क्या करा जाएगा, फाइन लगाया जाएगा, पनिश किया जाएगा। फाइन कितना लगाया जाएगा, 5,000 तक फाइन लगा सकती है कौन, जज साहब। 5,000 तक फाइन लगाया जा सकता है जज साहब द्वारा, विच मे बी एक्सटेंड टू 5,000। मान लो मैंने 1 जनवरी को रूल तोड़ा और जज साहब ने कहा कि अब तुम्हारे पे 5,000 का फाइन लगा रहे। ये नहीं कि 5,000 है, 1,000, 2,000, 3,000, जज साहब अपने अकॉर्डिंग फाइन लगाएंगे। 5,000 से एक्सीड नहीं कर सकते जज साहब भी, क्योंकि रूल वही है। अब मैंने 1 जनवरी को रूल तोड़ा था, मेरे पे 5,000 का फाइन लगाया गया। 1 जनवरी के बाद मैंने 20 जनवरी को दोबारा रूल तोड़ दिया। जज साहब ने मेरे को क्या रखा था कि भाई इसके बाद अगर रूल तोड़ोगे तो बहुत ज्यादा पेनल्टी लगाएंगे। तो साहब मैंने कहा कौन मान रहा है, पहले 5,000 रुपये दिए, तो चलो 20 तारीख को दोबारा मैंने रूल तोड़ दिया, सेम या कोई और। तो जज साहब ने दोबारा पकड़ लिया मुझे। जज साहब ने कहा अब आ जाओ, पहला रूल कब तोड़ा था, 1 जनवरी को, और अब कब तोड़ा दूसरा रूल, 20 जनवरी को। कितने दिन हो गए, 20 दिन। कह रहा 500 रुपये पर डे के हिसाब से दो आप फाइन, प्लस 5,000 और दो। मतलब पहला रूल तोड़ने के बाद जब आप दूसरे बार रूल तोड़ोगे, दोबारा रूल तोड़ रहे हो, तो उसके बाद आपको 5,000 का फाइन फिर लगेगा, और पहले रूल से दूसरे रूल तक जितने दिन थे उसमें 500 रुपये पर डे के हिसाब से लगेगा। मतलब मैंने पहला रूल तोड़ा था 1 जनवरी को, तो मैंने 5,000 का फाइन दिया था। दूसरा रूल तोड़ूंगा 20 जनवरी को, तो मैंने 5,000 का फाइन दोबारा दूंगा, प्लस 1 जनवरी से लेकर दूसरे रूल तक के जितने दिन होगा 500 रुपये पर डे के हिसाब से लगाएंगे। तो 500 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, मेरे हिसाब से हो गया 10,000 रुपये ये, और 5,000 15,000 रुपये का मेरे पे फाइन लगेगा। ये है पेनल्टी, ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ पेनल्टी। समझ में आ गया जी। तो क्या ओपीसी या ओपीसी का कोई ऑफिसर को क्या करा जाएगा, पनिश किया जाएगा अगर उसने कॉन्ट्रावेंस करा है, किसी रूल को तोड़ा है। कब, विच में भी एक्सटेंड टू 5,000 एंड मतलब और लगाया जाएगा, 5,000 तो लगाया जाएगा, साथ में और लगाया जाएगा विद अ फर्दर फाइन विच में भी एक्सटेंड टू 500 फॉर एवरी डे फॉर अ फर्स्ट ऑफेंस। जब से फर्स्ट ऑफेंस करा था तब से दूसरे ऑफेंस तक जितना भी ऑफेंस करा उसने, तब तक का फाइन लगाया जाएगा 500 रुपये पर डे के हिसाब से, और प्लस 5,000 रुपये वो अलग। दिस इज द पेनल्टी, दिस इज द पेनल्टी। चलिए अभी है थोड़ा और, आइए। पेनल्टी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, एमसीक्यू में पूछ लेता है आपसे।
अब आ जाते हैं दोस्तों मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर। अब ये क्या है, देखिए ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना, ये आपको बता रहा है, देखो सेक्शन 128 ऑफ दिस एक्ट प्रोवाइड दैट द फ्लोइंग प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू अ ओपीसी। नीचे दिए गए प्रोविजन 1% कंपनी पे अप्लाई नहीं होते, बस इतनी सी बात कह रहा है। अब देखो ये चीज आप याद नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सेक्शन 98, हाँ बस ये याद कर लो सेक्शन, इनका नाम याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, जिस स्टूडेंट को याद कर सकता है वो करे, ठीक है। आने के चांसेस बहुत ही रेयर है, ना ही करो तो बेस्ट है। बाकी मैं किसी को रोक नहीं रहा, अगर किसी को करना है फिर भी कर सकता है, मैंने लिख दिया है, इसमें कुछ पढ़ाने लायक कोई चीज है ही नहीं। नीचे दिए गए लिस्ट ऑफ द सेक्शन ओपीसी की में कवर, ओपीसी को अप्लाई नहीं होते, सेक्शन 98, 100, अब ये जितने भी सेक्शन है ये आगे जाकर हम कवर करेंगे, पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। चलो एनुअल रिटर्न में इसमें क्या ही बताऊं, एनुअल रिटर्न के बारे में समझते हैं। एनुअल रिटर्न, नाम में ही एनुअल आ रहा है और फिर रिटर्न, इसका एक चैप्टर भी है, हमें उसमें भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए सालाना हमें क्या होता है, रिटर्न भरनी पड़ती है, अपने अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देने पड़ते हैं, इसको गवर्नमेंट को जमा कराने पड़ते हैं। तो एनुअल रिटर्न, सालाना रिटर्न जो हमें भरनी पड़ती है, द प्रोविजन ऑफ टू सेक्शन 92(1), देखो 92 सेक्शन में आया ना, क्योंकि 92 सेक्शन रिलेट करता है किसको, एनुअल रिटर्न्स वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। प्रोवाइड दैट द एनुअल रिटर्न ऑफ, यही लाइन वहां भी पढ़ेंगे, ये लाइन सेम वहां भी पढ़ेंगे, तो क्योंकि ओपीसी का पार्ट था इसलिए यहां पर भी डाल रखा है। प्रोवाइड दैट द एनुअल रिटर्न ऑफ एन ओपीसी शैल बी साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी और वेयर देयर इज अ नो कंपनी सेक्रेटरी बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो जब भी कोई कंपनी, जब भी 1% कंपनी एनुअल रिटर्न भरेगी, एनुअल रिटर्न सबमिट करेगी, गवर्नमेंट को जमा कराएगी, तो उसको कंपनी सेक्रेटरी द्वारा साइन कराने होंगे। तो अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो फिर एक डायरेक्टर अपनी एनुअल रिटर्न में साइन कर सकता है। मतलब मैं अगर ओपीसी का मेंबर हूं तो मैं ही डायरेक्टर भी बनूंगा। तो अगर मेरे पास 1% अपनी कंपनी के एनुअल रिटर्न मुझे गवर्नमेंट को जमा कराने हैं, तो या तो मैं साइन कर दूंगा, डायरेक्टर साइन कर देगा, या फिर कंपनी सेक्रेटरी साइन कर देगा, राइट। दिस इज द एनुअल रिटर्न। अब एक पॉइंट आता है पोस्टल बैलोट। पोस्टल बैलोट का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये सीखिए। लिखा क्या है, रूल 2216 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स। अब देखो कंपनीज मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 में लाए गए, उसका रूल 22 और क्लॉज 16 क्या कहता है, प्रोवाइड दैट ओपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट। अब पोस्टल बैलेट क्या होता है पहले वो समझ। देखिए दोस्तों, पोस्टल बैलेट का मतलब होता है कि जब भी कोई पर्सन वोट करता है, आपको पता है जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, तो जब भी कोई पर्सन वोट करता है तो या तो वो कंपनी में जाकर जब वोटिंग चल रही हो तब वहां पर वोट करे, या वो घर बैठकर भी वोट कर सकता है। कैसे कर सकता है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोट, मतलब एक ईमेल कर दे कि मेरा वोट जाएगा इस पर्सन को। वोटिंग करते हैं डायरेक्टर्स के लिए, है ना, आगे जाके पढ़ेंगे कि जो डायरेक्टर होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर होते हैं। मान लो रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर तो बहुत सारे हैं, तो क्या सारे मालिक है, या सारे मालिक है, पर चलाने वाले कम है, चलाने वाले जो होते हैं वो डायरेक्टर होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी के अंदर 20 लोग काम करते हैं, अब 2 जने खड़े हुए कि डायरेक्टर की पोस्ट पे कौन, मतलब कौन कंपनी को चलाएगा, तो हमने 15 जनों ने 1 जनों को कहा, 5 ने 1 जनों को वोट करा, तो जिसके ज्यादा वोट वो उस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है शेयर होल्डर के बिहाफ पर, वो कंपनी चलाता है। समझ में आया। तो डायरेक्टर कोई ऑनर नहीं होते दोस्तों, डायरेक्टर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर। अगर किसी डायरेक्टर के पास उस कंपनी के शेयर है तो हम कहेंगे वो ऑनर भी है और वो डायरेक्टर भी है। तो क्या है, पोस्टल बैलोट का मतलब होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर घर बैठकर वोट करना चाहे तो 2 तरीके से कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड और पोस्ट के थ्रू, डाक या डाक लाया वाला पोस्ट, उसके थ्रू भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में कैसे, मैसेज कर दे, ईमेल कर दे कंपनी को कि मेरा वोट इस पर्टिकुलर पर्सन पे जाएगा, या एक लेटर पोस्ट करके कर दे। तो जब कोई शेयर होल्डर लेटर पोस्ट करके या ईमेल के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड में पोस्ट वोटिंग करता है अपनी, उसी को पोस्टल बैलोट कहते हैं। समझ में आया, हिंदी में सिंपल, आगे जाकर इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। बट पोस्टल बैलेट का मतलब है जब भी कोई वोटिंग्स होती है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड और थ्रू पोस्टल के थ्रू, जब इलेक्ट्रॉनिक मोड से और पोस्ट के थ्रू होगी उसको पोस्टल बैलेट कहा जाएगा। और आप मुझे बताओ क्या 1% कंपनी में वोटिंग होगी? नहीं दोस्तों, क्योंकि एक पर्सन है, वही है सब कुछ, वही वोट करेगा, वो अपने आप को ही वोट देगा। 1% कंपनी के अंदर वोटिंग्स होती ही नहीं है,
वोटिंग करने के लिए बहुत सारे पर्सन, एक खड़ा होगा, बहुत सारे पर्सन होने चाहिए, या तो एक ही पर्सन है जो कंपनी चला रहा है, इसलिए पोस्टल बैलेट का कॉन्सेप्ट 1% कंपनी पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है जी। एंड लास्ट, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी। एक प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? रूल 7 प्रोवाइड्स द प्रोसीजर ऑफ द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी। पहला रूल लिखा है रूल 7। रूल 7 सिर्फ बताता है प्रोसीजर कि किस तरीके से प्राइवेट कंपनी पब्लिक ओपीसी में कन्वर्ट होगी। रूल 7 का सबसेक्शन 1 प्रोवाइड दैट अ प्राइवेट कंपनी अदर देन सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी को आप ओपीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते दोस्तों। सेक्शन 8 कंपनी को छोड़कर, सेक्शन 8 कंपनी कौन सी? वो एनपीओ एनजीओ वाली, उनको छोड़कर प्राइवेट कंपनी, बाकी सभी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख या उससे कम है और एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड 2 करोड़ या उससे कम है, ठीक है जी, convert itself into OPC by passing a special resolution in a general meeting. Before passing such a resolution, the company shall obtain no objection certificate in a written form the member and the creditors. देखिए, रेजुलेशन, स्पेशल रेजुलेशन, ऑर्डिनरी रेजुलेशन, ये सब रेजुलेशन होते हैं। देखिए रेजुलेशन, इसका आगे जाके पढ़ेंगे कि स्पेशल रेजुलेशन या ऑर्डिनरी रेजुलेशन क्या होते हैं, इसके बारे में भी समझेंगे, पर मैं थोड़ा अभी आपको बता देता हूँ। एक बार इस लाइन को जरूर पढ़िए आप, फिर मैं आपको समझाने की। चलिए पढ़ लिया आपने। अब देखिए, स्पेशल रेजुलेशन और ऑर्डिनरी रेजुलेशन होते हैं, दो टाइप के रेजुलेशन होते हैं जो कि किसी वोटिंग की डिसीजन लेने पर काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारी कंपनी के अंदर 100 लोग हैं, वो वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है, 2% में वोट कर रहे हैं, तो 51 लोगों ने वोट करा पहले वालों को और 49 वालों ने वोट करा दूसरे वालों को। तो आपको ही पता है मेजोरिटी कहां पर आ रही है? पहले वाले पर आ रही है, तो पहला वाला जीत जाएगा। इसको कहा जाता है ऑर्डिनरी रेजुलेशन। ऑर्डिनरी रेजुलेशन के अंदर मेजोरिटी ज्यादा होनी चाहिए, सिर्फ एक से भी ज्यादा होगा तो ऑर्डिनरी रेजुलेशन बन जाएगा। सिर्फ एक से भी ज्यादा होगा तो क्या बन जाएगा? ऑर्डिनरी रेजुलेशन बन जाएगा। मतलब अगर 51-49 है तो ऑर्डिनरी रेजुलेशन बन जाएगा। तो जनरल मीटिंग में जब वोटिंग करना होता है तो कहीं कहीं जगह पर ऑर्डिनरी रेजुलेशन चलता है, कहीं कहीं जगह पर स्पेशल रेजुलेशन। अब स्पेशल रेजुलेशन के अंदर क्या होता है, जो फेवर होगा ना, जैसे फेवर में 51% है और अगेंस्ट में 49 है तो फेवर वाला जीत जाता है। जब फेवर होगा तो कम से कम 75 होना चाहिए। तो स्पेशल रेजुलेशन में कहीं कहीं जगह पर स्पेशल रेजुलेशन पास करना होता है कि एटलीस्ट 75% लोग एग्री हो, तभी हम कहेंगे ये सभी एग्री है, मतलब ऐसे। तो कहीं कहीं जगह पर कंपनी कहती है कि स्पेशल रेजुलेशन पास कराओ, कहीं कहीं जगह पर ऑर्डिनरी रेजुलेशन के बारे में बात करती है। स्पेशल रेजुलेशन आपको क्या बताता है? स्पेशल रेजुलेशन कंपनी एक्ट बोलता है कि यहाँ स्पेशल रेजुलेशन होना चाहिए, इसका मतलब 75% लोग कम से कम एग्री होनी चाहिए। 25 नहीं भी होगा तो चलेगा, अगर 75 एग्री है तो डिसीजन सुना दो। और ऑर्डिनरी रेजुलेशन के लिए बोल रही है कंपनी तो कम से कम 51% लोग होने चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो दो टाइप का दोस्तों रेजुलेशन होते हैं, ये भी आगे जाके पढ़ेंगे, बट क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट था तो इसलिए बताना पड़ रहा है। अब जैसे कि मैंने क्या कहा कि अगर आप ओपीसी में कन्वर्ट करना चाहते हो, एक प्राइवेट कंपनी है, अगर वो ओपीसी में कन्वर्ट करना चाहती है तो दो कंडीशन है, या तो उसका एनुअल एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ से कम है या पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख से कम है। इसमें से अगर एक भी कम होती है तो वो चाहे तो प्राइवेट कंपनी 1% कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। उसके लिए स्पेशल रेजुलेशन पास करना होगा। मतलब अगर कम प्राइवेट कंपनी में 100 लोग हैं तो 75% एग्री होनी चाहिए उसमें कि वो ओपीसी में कन्वर्ट होना चाहे। अगर 74 कह रहे हैं कि हाँ ओपीसी में कन्वर्ट कर दो और बाकी के 26 कह रहे हैं कि नहीं करो, तो फिर नहीं होगा सर। कम से कम 75% लोग एग्री होने चाहिए कि हाँ हमें कन्वर्जन करने के लिए रेडी है। इसलिए यहां पर रखा कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी ओपीसी में कन्वर्ट करना चाहती है तो उसको स्पेशल रेजुलेशन पास करना होगा, कम से कम 75% लोग उस पर एग्री हो। पर स्पेशल रेजुलेशन पास कहां पर होगा? जो जनरल मीटिंग्स होती है वो कितनी बार होती है? जनरल मीटिंग का एक चैप्टर है, वहां पढ़ेंगे डिटेल में। अभी मान लो एक साल में जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग के अंदर ये वोटिंग होगी कि हमें कन्वर्जन करना चाहिए ओपीसी में या नहीं करना चाहिए। अच्छा, कन्वर्जन कब होगा? उसकी कंडीशन है 2 करोड़ से टर्नओवर कम या फिर 50 लाख से पेड शेयर कैपिटल। अगर दोनों ही ज्यादा है तो कन्वर्ट नहीं कर सकते सर आप। अगर दोनों में से एक कम आ रही है तो ही आपके पास चांस है, ऑप्शन आ जाता है कन्वर्जन करने का। अब जब ऑप्शन आ गया
कि कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिल गया हमें। अब कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वोटिंग करने से पहले ही हम अपने शेयर होल्डर से और हमारे को क्रेडिटर से, जो मेंबर है मेंबर से और क्रेडिटर से, इन दोनों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा रिटर्न फॉर्म में, उनसे ये लिखवाना होगा, उनसे वो लिख कर दे हमें कंपनी को कि हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आप कन्वर्ट करो तो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर ऐसा लिख कर देते हैं फिर वोटिंग करवाओ, और अगर 75% लोग एग्री हो जाते हैं तो फिर आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहली दूसरी लाइन में आपको बताया कब कन्वर्जन का ऑप्शन खुलेगा, कैसे कन्वर्ट हो सकता है, स्पेशल रेजुलेशन पास करना होगा जनरल मीटिंग में, पर स्पेशल रेजुलेशन पास करने में से पहले बिफोर पासिंग सच ए रेजुलेशन द कंपनी शैल ऑब्टेन अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन रिटन फॉर्म ऑफ द मेंबर एंड द क्रेडिटर। भाई क्रेडिटर कह रहे भाई हम नहीं, हम आपको हमें पैसा देना है, पहले पैसे दे दो फिर करते रहो। क्रेडिटर अगर एग्री है कि हाँ चलो कर लो कोई दिक्कत नहीं, हमारे को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है आपकी इस कन्वर्जन में, तो फिर स्पेशल रेजुलेशन पास करना। 75% लोग तब एग्री होंगे, तब जाकर ही आप कन्वर्जन कर सकते हैं। अब कन्वर्जन कर लिया, सब पॉइंट हो गया, 75% लोग भी एग्री थे, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से 50 लाख से कम थी, टर्नओवर 2 करोड़ से कम था, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मिल गया। 3 तो चीज कंडीशन प्रूव हो गई, कन्वर्जन के लिए सब कुछ हो गया। कन्वर्जन अब करे कैसे, क्या प्रोसेस है? The OPC shall file a copy of resolution with the registrar of the company within 30 days from the date of passing such resolution in the form number MGT 14। कहता है कि आपको ROC को OPC shall file a copy of resolution, जो स्पेशल रेजुलेशन कराए ना जिसमें 75% लोग हैं उनके नाम वगैरह जो होते हैं लिस्ट, उसकी कॉपी, स्पेशल रेजुलेशन की कॉपी ROC को देनी होगी, उसकी एक कॉपी देनी होगी ROC को। कितने दिन के अंदर अंदर देनी होगी? 30 दिन के अंदर अंदर देनी होगी। अब ये 30 दिन कहां से गिने जाएंगे? जिस दिन स्पेशल रेजुलेशन पास हुआ वहां से 30 दिन के अंदर अंदर ROC को एक कॉपी देनी होगी स्पेशल रेजुलेशन की कि हाँ सब एग्री है, 75% जनता एग्री है, इसकी कॉपी ROC को देनी होगी, और एक फॉर्म भरना होगा जिसका नाम है MGT 14। ये फॉर्म नंबर में स्पेशल रेजुलेशन की कॉपी लगाकर ROC को जमा करानी होगी 30 दिन के अंदर अंदर। जब से स्पेशल रेजुलेशन पास हुआ वहां से 30 दिन गिने जाएंगे। ठीक है सर। अगला पॉइंट आता है द कंपनी सेल फाइल एन एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर INC 6। कंपनी क्या करेगी? एप्लीकेशन फाइल करेगी कौन से फॉर्म नंबर पे? INC 6 फॉर्म में, फॉर इट कन्वर्जन इनटू OPC। हाँ, अब कन्वर्जन के लिए एक फॉर्म भरना होगा कि हम हमारा कन्वर्जन कर दो OPC में विद अलोंग विद फीस। द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट आर टू बी अटैच्ड। जब आप INC फॉर्म भर, अब कन्वर्जन करने के लिए ROC को बताना भी पड़ेगा हमारा कन्वर्ट कर दो, वो तो इंटीमेशन था कि हाँ भाई एग्री हो चुके हैं। फिर थर्ड पॉइंट पे जब हम MGT 14 दे रहे हैं वहां पर ROC को ये बता रहे हैं कि भैया हमें स्पेशल रेजुलेशन पास करवा लिया है, अब कन्वर्जन कर दो। तो ROC कह रहा है INC जो 6 वाला फॉर्म है वो भरो और डॉक्यूमेंट लगा कर दो, तभी होगा कन्वर्जन। हम ROC के पास गए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, हमने कहा MGT 14 फॉर्म लिख लीजिए, ये लो स्पेशल रेजुलेशन, और ये हमारा OPC में कन्वर्जन करने का एक सबूत मिल गया आपको वगैरह। ठीक है, मैंने कहा अब आगे का प्रोसेस बताओ कि हमें क्या करना है, हम कैसे OPC में कन्वर्ट करें अपनी प्राइवेट कंपनी को। उसने कहा ये लो INC 6 फॉर्म, इसको भरो और साथ में नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट को लगाओ। क्या? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल गिव डिक्लेरेशन by which a affidavit duly confirming that all member and creditor of the company having their consent of conversion the paid up share capital of the company 50 लाख और उससे कम है और एवरेज टर्नओवर 2 लाख उससे कम है, करोड़ 2 करोड़ उससे कम है, एज द केस में भी। डायरेक्टर, जो कंपनी का डायरेक्टर है ना प्राइवेट कंपनी का, वो अपनी एक डिक्लेरेशन देगा एफिडेविट में। एफिडेविट में बनाने का मतलब एक पक्का सबूत हो जाता है, उस कंफर्म हो जाते हैं, स्टैंप लग जाती है एफिडेविट में। तो एफिडेविट दिखा देता हूं एक बार आपको मैं। ऐसे लिखा होता है एफिडेविट, अप्रेजल एफिडेविट, एफिडेविट फॉर्मेट, इस तरीके से होता है, और यहाँ पर गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं स्टैंप लग जाती है। ये बनाते हैं, बताए कौन? लॉयर साहब जो एडवोकेट होते हैं वो बनाते हैं ज्यादातर ये। तो एफिडेविट में वहां पर डिक्लेरेशन लिखना होगा, रिटन फॉर्मेट में डिक्लेरेशन देना होगा कि कोई भी क्रेडिटर, कोई भी शेयर होल्डर इस कन्वर्जन के लिए डिसएग्री नहीं है, और साथ के साथ हम ये तभी कर रहे हैं क्योंकि हमारा पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम गया है या फिर हमारा 2 करोड़ से एनुअल टर्नओवर कम गया है, इस वजह से हम कन्वर्जन कर रहे हैं। और ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि कोई भी क्रेडिटर और कोई भी मेंबर इस कन्वर्जन के लिए मना नहीं कर रहा, सबने अपनी कंसेंट दी है। ठीक है जी।
मेंबरों की लिस्ट, कितने शेयर होल्डर है आपकी कंपनी में और कितने क्रेडिटर है उनकी लिस्ट भी देनी है। एक तो डिक्लेरेशन फॉर्म देना डायरेक्टर का, साथ में मेंबर की लिस्ट और क्रेडिटर की लिस्ट देनी है, कितने क्रेडिटर कितने मेंबर है। लेटेस्ट ऑडिटेड, ऑडिट मतलब चेक्ड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैलेंस शीट आपको हो, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात है ना, आपको फाइनेंशियल अकाउंट साल के एंड में चेक कराने होते हैं। तो प्राइवेट कंपनी आगे पढ़ेंगे ना, तो प्राइवेट कंपनी के बारे में, तो प्राइवेट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करानी पड़ती है बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, अभी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है और इनको चेक करने का काम है। एंड द कॉपी ऑफ नो ऑब्जेक्शन लेटर फॉर सिक्योर क्रेडिटर, और क्रेडिटर के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लेटर भी आपको अटैच करना होंगे। तो क्या क्या करना होगा, INC 6 फॉर्म के साथ डिक्लेरेशन ऑफ द डायरेक्टर का फॉर्म, मेंबर और क्रेडिटर की लिस्ट आपको देनी है, एक अटैच करनी है, साथ में आपको बैलेंस शीट और फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी ऑडिट वाली लगानी होगी, और साथ में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना होगा जो आपने लिया था। ये लगाने के बाद जमा कराओ और आपकी OPC में कन्वर्जन हो जाएगा। दिस इज द फाइनल। ठीक है सर, ये आपके पास फाइनल पॉइंट मिल जाता है। और यहां पर लास्ट, ऑन बीइंग सेटिस्फाइड एंड कंप्लाइंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रार शैल बी इशू अ सर्टिफिकेट। और जब आपका फॉर्म जब आप ROC को दोगे और ROC इस पे सेटिस्फाई होता है और कहता है ठीक है फॉर्म, नहीं तो वहां पर अगर गड़बड़ निकाल दी फिर कुछ करेगा, ये करके लाओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लंच के बाद आना। और अपना अच्छा आधार कार्ड लाए हो, पैन कार्ड नहीं लाए, जाओ लेकर आओ। पैन कार्ड लाए हो, बिजली का बिल नहीं लाए, चल लेकर आओ। बिजली का बिल लेकर आ गए, पैन कार्ड लेकर आ गए, आधार कार्ड ला गए। अच्छा घर के कागज नहीं लेकर आए, सर बैंक अकाउंट खुलवाने में घर के कागज नहीं लाने पड़ेंगे, लेकर आओ। तो ROC अगर सेटिस्फाइड है आपकी डॉक्यूमेंट के साथ तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, और आपको जैसे सर्टिफिकेट इशू करेगा तो आपका कन्वर्जन हो जाएगा, OPC में कन्वर्ट हो जाएगा किसी प्राइवेट कंपनी का। भाई याद रखे, सेक्शन 8 कंपनी OPC में कन्वर्ट नहीं हो सकती, उसके अलावा बाकी सारी प्राइवेट कंपनी OPC में कन्वर्ट हो सकती है, उसकी भी कंडीशन थी और कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ फॉर्म हमें। दिस इज आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है सर, ये यहां पर हमारा चैप्टर, ठीक है सर, तो यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। बस एक लास्ट बात बता दूं, जैसे कि INC फॉर्म का मतलब था, मैंने आपको बताया था INC 6 फॉर्म बनना होगा, ROC को जमा कराना होगा कुछ अटैच्ड डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है ना, INC का मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन, MGT का मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है सर, ये बताते चलूंगा, MGT फॉर मैनेजमेंट, INC फॉर इनकॉर्पोरेशन। तो यहां पर चैप्टर खत्म हो गया। होप आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। चैप्टर क्लासेस टाइमिंग बड़ा हो सकता है, पर एक बार खत्म होने के बाद आपकी चीजें दिमाग में सही तरीके से गई होगी, क्योंकि मैं बार बार बताया आपको। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।